आज हेमंत टीवी चैनल पे हेमंत टीवी चैनल के संस्थापक हेमंत तोषावर जी से बातचीत करने का दिन है। हेमंत जी सदैव जो है खुल के बोलने वालों में से जाने जाते हैं। हाल ही के मुद्दों पे इन्होंने कई सारी वीडियो बनाई है, बांग्लादेश के ऊपर, कलकत्ता पे जो चल रहा है मामला उसके ऊपर। तो आज थोड़ा इनसे उसके विषय पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे। हेमंत जी, आपका चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग जो है पहले तो बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है, भारत ने काफ़ी वहाँ इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ जो बदली परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि शेख हसीना की जब सरकार थी तो भारत का जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि व्यापार रिलेशन अच्छा रहा, हर संबंध के विषय में, और विदेश नीति भी बहुत अच्छी रही बांग्लादेश के साथ। और देखा जाए तो भारत जो है बांग्लादेश के उन्नति के शिखर तक, और भारत की वजह से ही बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो एकदम आसमान तक छू गई थी। परंतु जो शेख हसीना है, पहले वो समझना पड़ेगा कि शेख हसीना जो बांग्लादेश कैसे बना। मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था 1947 में, धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिमों को धर्म के हिसाब से बंटवारा कर दिया गया था। तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। तो जो शेख हसीना के जो पिताजी थे उन्होंने ही बगावत हो गई थी पाकिस्तान के साथ, और हिंदुस्तान जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने समर्थन करके बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी पाकिस्तान से। और बांग्लादेश चाहता भी यही था कि हम वहाँ से अलग हटकर अपना एक नया देश बनाए। तो ये जो है भारत का बहुत बड़ा रोल रहा, और भारत की जो जीडीपी, भारत की वजह से जो जीडीपी बढ़ी है बांग्लादेश की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके जो पिताजी थे शेख हसीना के, वो 1975 में उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शेख हसीना के परिवार की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना बच गई इसलिए क्योंकि वो विदेश में पढ़ने गई भी थी, इसी वजह से वो बच गई। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर शेख हसीना का जो पार्टी थी वो पूरी तरह उसको धराशायी कर दिया गया, और तख्ता पलट की आड़ में फिर से भारत के जो हिंदू हैं उसको मोहरा बनाया गया, और जितने हिंदू थे वहाँ पर उसको मार दिया गया। पहले 33%, मैं बताना चाहूँगा 33% आबादी थी भारतीयों की जो हिंदू थे, धीरे धीरे घटकर आज 6.5 पर आ गई है। तो ये जो मुस्लिम कंट्री में जो आबादी हिंदुओं की घटी है, इसका सबसे बड़ा रीजन है या तो उसे कत्लेआम कर दिया गया, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया गया, या देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इन्होंने यही फंडा अपनाया बांग्लादेशियों ने। तो अब जो स्थिति आ गई है विदेश नीति में, तो मैं चाहूँगा, मैं ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू चाहते हैं कि बांग्लादेश के भी अब 2 टुकड़े होने चाहिए। बांग्लादेश का जो है बंटवारा होना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हैं वो शांति से अच्छे से रहे। कोई ज़रूरी नहीं है आने वाले समय में ये जो 6.5% है उसको भी खात्मा कर दिया जाएगा। ये जो नई सरकार आई है इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान के ISI से बहुत अच्छे हैं, और इसमें बताया जाता है, शेख हसीना ने खुद ने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर उसकी सरकार को गिराया है। और वहाँ पर जो इसी विषय पे ये 3 थ्योरी बताई जाती हैं। एक तो कहते हैं कि इसमें चाइना का रोल है, और अमेरिका का रोल है, पाकिस्तान का भी है, तो कुछ लोग कहते हैं ये अपने अंदरूनी कारणों की वजह से हुआ है। देखिए, आप जो है कौन सी चीज़ से सहमत है? आपको क्या लगता है क्या हुआ? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चाइना और अमेरिका एक साथ आके कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं बताना चाहूँगा, जब 1971 में जब पार्टीशन हुआ था, 2 भागों में जब डिवाइडेशन हुआ था, तो जब वहाँ पर डिवाइडेशन हुआ तो कुछ लोग ये चाहते थे, वहाँ की जो अभी जो सरकार है वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो है बंटवारा ना हो, और कुछ लोग ये चाहते थे, जैसे शेख हसीना की जो पार्टी है वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाए, एक नया देश बन जाए, पहले पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान का और चाइना का रहा। दोनों का कारण ये है कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भाई कोई भी देश हो उसका टुकड़े टुकड़े में विभाजन हो, उसकी शक्ति कम हो जाए, क्योंकि देखा जाएगा तो पाकिस्तान बहुत बड़ा बांग्लादेश से बहुत बड़ा है, आबादी के मामले में भी बहुत बड़ा है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये मानता है कि शेख हसीना जो है वो गद्दार है, देशद्रोही है, लोगों के साथ धोखा और दगाबाजी की। तो जितने भी पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के लोग हैं, यही पॉलिटिशियन है, वो यही जानते हैं कि शेख हसीना जो है वो गद्दार है। तो वो लोग खुश है इस मामले में। वहाँ पर दिवाली वहाँ पर खुशियाँ मनाई गई, और वहाँ पर खुशियाँ मना के लोगों से गेट टुगेदर किया गया पाकिस्तान में। अब भारत सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? भारत सरकार, देखिए, भारत सरकार से, देखिए मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार से तो यही उम्मीद है कि भारत जो है
एक बार बंटवारा कर दिया कि मुसलमानों को अपना हिस्सा और हिंदुओं को अपना हिस्सा दे दिया 1947 में। लेकिन अब भारत तो विभाजन होने वाला नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश की बारी है कि बांग्लादेश 2 भागों में बांटा जाए, वहाँ के हिंदुओं को अलग देश दिया जाए और बांग्लादेश अपना मुसलमान अपना देश ले, वहाँ पर इस्लाम कंट्री करे। क्योंकि बांग्लादेश में सेकुलर जो पार्टी है वो मतलब बांग्लादेश एक सेकुलर देश है, लेकिन वहाँ पर अब पूरी तरह इस्लाम को परिवर्तन किया जा रहा है। इसीलिए हिंदुओं का काट पाट किया गया, हिंदुओं के साथ रेप किया गया, गैंग रेप हुआ है, कई लड़कियों को वहाँ से अगवा कर दिया गया, कई मंदिर तोड़ दिए गए। जो मंदिर बांग्लादेश मुसलमानों को खिलाते थे, इस्कॉन मंदिर जो हिंदुओं का मंदिर था, करोड़ों रुपया खर्चा करके लाखों मुसलमानों को खिलाया, आज उन्होंने उसी के पीठ पर खंजर घोंप दिया, गद्दारी की और दगाबाजी की। तो ऐसे जो दगाबाज लोग हैं उनके साथ आगे जो है दगाबाजी ना हो, इसकी कोई उम्मीद न की जाए। इसलिए बांग्लादेश का विभाजन होना चाहिए, 2 भागों में बांग्लादेश को बांटना चाहिए। वहाँ के हिंदू अगर बांग्लादेश का विभाजन की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के लोग और इंडियन लोग जितने भी है विश्व के, सब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन पहले शुरुआत बांग्लादेश के हिंदुओं को करनी पड़ेगी, विभाजन की बात उठानी पड़ेगी, अब एक नया देश बिठाना पड़ेगा, एक नया देश की बात करनी पड़ेगी, तभी हिंदुस्तान जो है पूरी तरह खड़ा रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश में हिंदू अगर विभाजन की बात करता है तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी देगी, फोर्स देगी, आर्म्स देगी, मिसाइल देगी, बम बारूद तोप देगी और यहाँ तक कि एटम बम तक देगी। ये एकदम खुला खुली बांग्लादेश को मैं बताना चाहूँगा देगी और बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरा समर्थन देगी और सरकार बनाने में भी बांग्लादेश का साथ देगी। कोई ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान अपने पार्ट में ले ले, नहीं लेना चाहता, पर बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो इसी तरीके से गैंग रेप हिंदुओं के साथ होता रहेगा, वहाँ की लड़कियों को उठाया जाएगा, धर्म परिवर्तन किया जाएगा और उसके पीठ पर खंजर घोंपा जाएगा और वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया जाएगा और कत्लेआम किया जाएगा। और आपने अभी देखा ही है कि हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया है और आने वाले समय में जो हिंदू बचे हैं उनका भी कत्लेआम करेगा। वहाँ पर खून के आंसू हिंदुओं को रोना पड़ेगा आने वाले समय में, अगर अभी चेते नहीं तो। बताइए, पूछिए आपका सवाल क्या है। तो ये थे हरमन जी जो साफ साफ कह रहे थे कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने चाहिए और भारत सरकार को इसमें पूरा समर्थन करना चाहिए। आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो कलकत्ता में जो गैंग रेप चला है जिस तरीके से, उस पर आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए, कोई सवाल आपके मन में जो सवाल है पूछिए। जो कोलकाता के अंदर जो गैंग रेप हुआ है उसका एक अलग वीडियो बनता है, इसी के साथ उसको करना है, जैसी आपकी इच्छा जी। तो कल जो विदेश नीति पे तो इन्होंने अपनी बातें खोल के रखी हैं। अभी मौजूदा जो भारत में हो रहा है, भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कई लोग कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें भी जो है इन्वॉल्व हो रही हैं। तो कलकत्ता में जो ज्वलंत मुद्दा है, डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ, जो अभी जो माहौल है वो पीड़िता के साथ गैंग रेप और उसके बाद मर्डर का जो दर्दनाक हादसा हुआ, इस विषय पे आप अपने देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि गैंग रेप क्यों हुआ। ऐसे ही कोई जाके गैंग रेप नहीं करता था, ऐसे ही जाके कोई मिल नहीं लेता। इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई बातें होती है, कई तरह के सवाल जवाब होते हैं। गैंग रेप और या फिर लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद या गुस्सा होना भी एक रेप के समुदाय में डाल दिया जाता है। ज़्यादातर देखा गया है, मैं बताना चाहूँगा, मैंने वकीलों से, जजों से वगैरह से बात की, उसके बाद अखबार पेपर मीडिया में पढ़ा है कि जो रेप चिल्लाते हैं, कई ऐसे रेप हुए हैं जो कलकत्ता में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। तो रेप का जो झंडा है वो तो लेके निकल जाते हैं लोग, मोमबत्ती हुआ, मिसाल हुआ, बड़ी बड़ी मिचिल हुआ, ये लेके निकल जाते हैं। मगर जब सच्चाई सामने आती है पूरी की पूरी तो पता चलता है कि जो रेप हुआ है वो रेप नहीं हुआ, वो रजामंदी से हुआ है। जो पैसे की आड़ में आजकल लड़कियां जिस तरीके से पैसे के आड़ में ब्लैकमेलिंग करती है और रेप का इल्जाम लगा देती है, कोर्ट में जाकर कोर्ट उसके पर संज्ञान नहीं लेकर सीधा रेप केस के अंदर डाल देते हैं, मीडिया हाईलाइट कर देती है। इस तरीके से जो केस आ रहे हैं उसके चलते ओरिजिनल जो रेप होते हैं वो भी इस संदेह में, मतलब इस घटना में एक संदेह की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, मतलब डाउटफुल में कि भैया रेप हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ज़्यादातर जो रेप होते हैं, जब हमने वकील या हमने जजों से बात की, अपने दोस्तों और मित्रों से बात की और मीडिया से बात की, तो पता चला कि जो गैंग रेप हो रहा है या रेप हो रहा है, रेप एक आदमी नहीं कर सकता, ये तो एक गारंटी है। एक अकेला आदमी रेप नहीं कर सकता, ये रजामंदी हो सकती है। लेकिन झूठे केस इतने ज़्यादा होते हैं लड़कियों की तरफ से, उसकी वजह से जो सच्चे केस है वो भी कहीं ना कहीं दब जाते हैं, आवाज़ उठती है तो दब जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। इसको आप किस श्रेणी में डालते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि SIT का गठन हो, सरकार उस पर जांच करे, आखिर रेप का रीजन क्या है। रेप ऐसे ही नहीं हो गया, लड़ाई झगड़ा ऐसे ही नहीं हो गया, पूरी तरह मारा नहीं गया,
कुछ ईगो भावना भी होती है, आपस में मतभेद भी होते हैं, लड़ाई भी होती है। हमने ये सुना है कि जो कॉलेज था, वो मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल थी उस लड़की ने कहा था कि प्रिंसिपल को हटाया जाए, और वहाँ पर जो 40 स्टाफ थे, जो 40 लोग थे, उनके ऊपर भी उसने ये कहा कि 40 लोगों को भी हटाया जाए। यानी कि वो एक बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर SFI भी है, CP भी है, माने छात्र परिषद और SFI दोनों है, दोनों राजनीतिक पार्टियाँ हैं। तो लोग दोनों राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए रहते हैं और अपनी अपनी बातें उठाते हैं, बिचेल उठाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? क्या ये एक राजनीतिक फंडा है? क्या ये जो उसने लड़की ने कहा कि भाई प्रिंसिपल को हटाना और 40 लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, प्रिंसिपल पर कार्रवाई करना, पहले इस चीज़ को भी देखा जाएगा कलकत्ता में रेप केस की पर, ताकि पता चले कि आखिर मेन मुद्दा कहाँ से उठा, लड़ाई झगड़े की जड़ कहाँ से, क्यों इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, जो मर्डर तक जाना पड़ा उसको। रेप तो क्या होता है कि रेप तो हुआ है, चलिए मान लेते हैं, वो आपने कहा जैसे कि पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें मर्डर भी दिखा रहा है, रेप भी दिखा रहा है, परंतु इसके पीछे का बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आजकल देखा जाता है कि लड़कियां भी ज़्यादा झूठ बोल देती है और कईयों के साथ सेक्स संबंध भी रखती है, कईयों के साथ फ्रेंडशिप भी रखती है और कईयों के साथ अपने रिलेशनशिप भी रखती है, जो अपने घर से अलग रहती है, हॉस्टल में रहती है या नहीं भी रहती है। तो इस तरह के केस भी सामने आते हैं, इसलिए इसको वन साइडेड नहीं लेना चाहिए। नहीं, इसमें तो पीड़िता की जो है मौत हो चुकी है। मौत, देखिए पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी तो समझना पड़ेगा। अब देख मैं बताना चाहूँगा कि भाई राजीव गांधी की हत्या हुई, उसका बैकग्राउंड तो पता लगाना पड़ा ना कि भाई क्यों हुई, किस लिए हुई, श्रीलंका के साथ लफड़ा हुआ राजीव गांधी का। लेकिन इंदिरा गांधी की भी मौत हुई, इसके पीछे का रीजन क्या था? मर जाने से क्या सिर्फ मरने तक का सीमित है? उसी तरीके से जो रेप पीड़िता है उसके बैकग्राउंड की स्टोरी अगर पता चलती है, क्या रीजन है, किससे संबंध था, क्या बातें हुई, किसके साथ हुआ, फोन कॉल डिटेल वगैरह सारी है सामने आनी चाहिए, पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए। खाली रेप करके किसी को फांसी दे देना, किसी को मार देना, तो भाई अगर झूठा केस हुआ और कोई को फांसी दे दी जाए झूठे केस में, या झूठे केस में उसको अंदर बंद कर दिया जाए, तो उसका भुगतान कौन करेगा? इसलिए उसकी पूरी SIT की गठन होना चाहिए, केंद्र सरकार को बैठकर इसके ऊपर पूरा निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद ही जो रेप किया है जो उसको उठाकर जेल के सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए, उसको बख्शना नहीं चाहिए। मगर झूठे केस के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर, जो लड़कियां आजकल झूठा केस करती है जिसके चलते ओरिजिनल जो केस होते हैं, जो ओरिजिनल में रियल में केस होते हैं, वो केस भी मतलब संदेह की भावना में आ जाता है, मतलब संदेह हो जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं है, डाउटफुल में आ जाता है। तो ये जो वो भी एक कानून बनना चाहिए कि जो झूठा केस करते हैं, झूठ बोलते हैं, रेप केस हो या दहेज केस हो या मारपीट का केस हो या फिर कोई भी केस हो, उसके ऊपर एक कड़ा कानून बनना चाहिए कि झूठे केस में भी लड़कियां को अंदर फेंकना चाहिए, उम्र कैद फेंकना चाहिए या उनको भी फांसी देनी चाहिए, क्योंकि उसके चलते भी एक परिवार खराब होता है, एक लड़के की ज़िंदगी खराब होती है। हर लड़का रेपिस्ट नहीं होता है, परंतु रेप केस लड़कों पर ही लगाया जाता है। परंतु साइंस के हिसाब से देखा गया है कि लड़कों का भी रेप होता है, तो वो केस क्यों नहीं उठता कि लड़कों का रेप होता है? भाई बताया गया है ना, तो लड़कों का भी रेप होता है, ये बात क्यों नहीं उठी गई कभी ये बात क्यों नहीं होती? क्यों लड़का बताता नहीं है और लड़कियां बोल देती है हमारे साथ रेप हुआ, पकड़ा गया तो रेप है, नहीं पकड़ा गया तो मजा है। ये जो केस जो चल रहा है समाज के अंदर, ये बहुत ही गंदा और घिनौनी हरकत है। यही सच्चाई है, लड़कों को पहले टारगेट बनाया जाता है, लड़का ना छेड़े तो छेड़खानी और बदतमीजी का। तो ये जो केस है कलकत्ता के मुद्दे पे आपने सुना हेमंत जी को, इनका कहना चाहिए है कि SIT का गठन होना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है जल्द से जल्द सच सामने आएगा और पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।